नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लेक्चर नंबर 11 में। चैप्टर तो एंड हो ही गया था, लेकिन एनटीए की वेबसाइट पे कुछ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। उन मॉक टेस्ट से उठाए गए कंसेप्ट है, कुछ नए नहीं है। ऐसा सारे क्या है, बस घुमा फिरा के वहां पे दिए हुए थे। तो मैंने कोशिश किया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए आगे के आने वाले पेपर में, इसलिए उन्हें डिफाइन कर दो। देखो वहां पर बर्थ से लेकर कंसेप्ट दिया हुआ था, बर्थ को नेचुरल बर्थ बताकर आगे बढ़ा दिया था, और नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन दे रखा था। तो उन्होंने बस ये नेचुरल बर्थ जो है ना, बर्थ हमेशा नेचुरल होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइफ स्पान की डेफिनेशन क्या होगी? द ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। लेकिन उन्होंने क्या दे रखा था? नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ, और नीचे और ऑप्शन दे रखे थे। लेकिन बच्चों ने नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ वाला कॉन्सेप्ट कर दिया था, वो गलत हो गया था, क्योंकि बर्थ हमेशा नेचुरली होगी। तो बर्थ टू नेचुरल डेथ ये लाइन होनी चाहिए। और कहा बर्थ और डेथ को उन्होंने मेटाबॉलिज्म से रिलेट करके थोड़ा सा उलझा दिया था, तो वो उलझनों को भी दूर करेंगे। और वहां पे क्या किया गया था कि वेजिटेटिव फेज यानी जो जोवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज है, वहां पे ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन पीक पे होता है। वहां पे कंफ्यूजन दे दी थी कि कौन सा हार्मोन पीक पे होता है। तो वहां पे क्या था कि ना, सेक्स हार्मोन का दिया ही नहीं रिप्रोडक्टिव फेज में। और उन्होंने कुछ ऐसी लाइनें ऊपर लिख दी कि रिप्रोडक्टिव फेज में बहुत तगड़ी ग्रोथ हो जाती है। जो रिप्रोडक्टिव फेज में वो एबल टू रिप्रोड्यूस, फर्टाइलनेस अपनी अटेन करने लग जाता है। तो वहां पे क्या हुआ था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे चलते सेक्स हार्मोन भी आएगा। तो वहां पे कई बच्चों ने कंफ्यूज करके ग्रोथ हार्मोन पे टिक मार रखा था, तो यहाँ पे दिक्कत थी। और वहां पे मिनिमम का मैक्सिमम का नहीं पूछा, क्योंकि ये आज भी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मिनिमम लाइफ स्पान किसका होता है इस बेस पे पूछा गया था। और क्या, और आर्टिफिशियल मेथड्स को पूछ लिया था। बोलो सर ये तो एनसीईआरटी में दिए नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के आर्टिफिशियल मेथड नहीं दिए गए, मेरे को ही पता है, लेकिन उन्होंने पूछा था तो हमें डिस्कस करना है। पूछा क्यों था? क्योंकि वहां मॉक टेस्ट में दिया हुआ था, अच्छे से कंसेप्ट को समझा रखा था। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार कुछ चीज प्रोवाइड कर रही है तो आप ध्यान से देखो। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बर्थ के बारे में जानते हैं। लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान का सीधा सा मतलब है एक ड्यूरेशन, एक ऐसा टाइम कहां से, जब बर्थ से नेचुरल डेथ। क्या याद रखना आपको? बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब बर्थ क्या होती है? बर्थ वो स्टेज होती है जहां पर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? शरीर में जितने टाइप की रिएक्शंस होती है, उन सब रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जहां पर मेटाबॉलिज्म जिस स्टेज पे स्टार्टिंग हो जाती है इंडिविजुअल के अंदर, जब इंडिविजुअली कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म है कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम बर्थ बोलते हैं कि अब बर्थ हो गया। और डेथ उल्टा हो जाएगा। डेथ क्या होगा? जब किसी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस स्टॉप हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसकी डेथ हो गई। अब आप जो चीज मैंने आपको बताया वही चीज लिख रखी है, पढ़ो क्या लिखा है। बर्थ टू नेचुरल डेथ, आपको नेचुरल बर्थ नहीं बोलना। और बर्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज स्टार्टिंग ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक डाइजेशन ऑफ बॉडी कंप्लीट इटसेल्फ। जब कंप्लीटली इटसेल्फ यानी खुद से ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस करना स्टार्ट कर दे ऑर्गेनिज्म, तो स्टार्टिंग फेज में हम क्या बोलेंगे? जब स्टार्ट हुआ है तो उसी को बोलेंगे बर्थ, और जब एंड हो जाए तो होगी इसकी डेथ। डेथ क्या है? इट इज स्टेज एट विच ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप्स इन द ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सारी रुक जाए तो उसी क्या बोलेंगे? उसकी डेथ हो गई। सबसे कम लाइफ स्पान किसका होता है? मेफ्लाई का होता है। मेफ्लाई का कितना होता है? 24 घंटे होता है, या फिर एक दिन बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है एक रेडवुड ट्री का, जिसका नाम होता है सेक्वोआ। ठीक है, इसका लाइफ स्पान कितना है? लगभग इसका लाइफ स्पान काफी ज्यादा है, लगभग 300 साल से ऊपर का, प्लस का। कई जगह 200 साल से ज्यादा बताया तो बनियन ट्री का भी है। और इसकी टॉलेस्ट हाइट, इसे सबसे टॉलेस्ट प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट 379 फीट रिकॉर्ड की गई है। क्रोकोडाइल, ह्यूमन और एलिफेंट का लगभग लाइफ स्पान कितना? 60 से 70 साल है। लेकिन आज के टाइम पे वर्ल्ड पॉपुलेशन का एवरेज यानी ह्यूमन के एवरेज आयु देखोगे तो आप 77 साल दिखा रहा है लगभग। ठीक है, तो आपको ये डाटा क्लियर रहना चाहिए। और क्या, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज? देखो
तीन टाइप की फेज होती है। एक में तो बच्चा जब जवान होगा, एक जब जवानी में बहुत जगह होगा, और एक जब बुढ़ापा, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो जो बचपन है उसे नॉर्मली हमने बोलते हैं जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज, और जहां पे वो जवान हो चुका है तो उसे बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज, और जहां पे वो बुढ़ा होना स्टार्ट हो गया तो उसे बोलेंगे हम सीनेसेंट फेज या फिर ओल्ड एज। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज का हम दूसरा नाम वेजिटेटिव फेज दे देते हैं। जब जुवेनाइल फेज बोलूंगा तो इसका मतलब है, जुवेनाइल मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमल, एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में बातें की जा रही है, और वहीं पे वेजिटेटिव फेज बोलूंगा तो इसका मतलब, अब वेजिटेटिव मतलब प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। ठीक है, जुवेनाइल फेज क्या होता है, पढ़ लो, जो चीज मैंने आपको बताया वही बात है। अब देखो, जब बचपन से जवानी आ रही होती है तो क्या होता है, बहुत तेजी से ग्रो करना होता है, तो सबसे पीक लेवल पे क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन होगा, और जवानी में क्या, उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, यानी अब बच्चे देने के काबिल हो जाता है जवान आदमी, तो उसके पास क्या होना चाहिए, सेक्स हार्मोन सबसे पीक पे होना चाहिए। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज में कौन सा, ग्रोथ हार्मोन सबसे पीक लेवल पे होता है, और वहीं पे हम जब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की तो वहां पे क्या, सेक्स हार्मोन सबसे पीक लेवल पे होता है। ठीक है, यहीं पे कंसेप्ट दिया हुआ है फिनोटाइपिक, देखो याद रखना, फिनोटाइपिक का मतलब होता है, दो टाइप के मीनिंग होते हैं, एक जीनोटाइपिक एक फिनोटाइपिक। जब फिनोटाइपिक की बात आती है तो दो टाइप की बात आ जाती है, एक जीनोटाइपिक एक फिनोटाइपिक। आपको एक का मतलब समझ में आ गया, जीनो मतलब जीन्स के लेवल पे, जब कोई बात जीन्स के लेवल पे की जाए तो जीनोटाइपिक, और उसका उल्टा फिनोटाइपिक यानी ऊपर की साइज शेप कैसा उसके बारे में बात की जाए तो फिनोटाइपिक। ठीक है, अब जीनोटाइप मतलब जीन्स के लेवल पे, तो इसी को इंटरचेंजेबली मतलब ऐसा है कि इसकी जगह उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन कई बार यूज कर लेते हैं, तो वही एनाटॉमी लगाते हैं किसकी जगह पे, हम जब हम बात कर रहे थे फिनोटाइपिक की, जीनोटाइपिक की, और वहीं पे फिनोटाइपिक की बात करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी या फिर एक्सटर्नली की बात करने लग जाते हैं, बाहरी रूप से। ठीक है, तो यही चीज दी हुई है, आप पढ़ लो जो चीज मैंने आपको बताया है। क्या है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, क्या है, जुवेनाइल फेज एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा, और वेजिटेटिव फेज प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा, बता दिया आपको। और जुवेनाइल की स्टेज मैंने आपको बता दिया जहां पे ग्रोथ हार्मोन सबसे पीक लेवल पे होगा, it is stage only phenotypical growth occurs due to increased level of growth hormone, बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। फिनोटिपिकल का मतलब बता दिया आपको, बाहरी या मॉर्फोलॉजिकली बोल सकते हैं, हम एनाटॉमिकली नहीं बोल सकते। यहाँ पे कंफ्यूज कर रखा था मॉक टेस्ट में, उन्होंने इंटरनली बता दिया था फिनोटाइपिक का, तो ये गलत हो गया था। तो एनाटॉमी या इंटरनली या जीनोटाइप हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते फिनोटाइप के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने आपको बताया कि सेक्स हार्मोन सबसे पीक होता है, तो वही चीज लिखी है, इन दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म बिकम फर्टाइल, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म फर्टाइल बन जाता है, बेबी देने के लायक हो जाता है, एबल टू रिप्रोड्यूस हो जाता है, एंड देयर इज पीक लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन, वहां पे जो सेक्स हार्मोन का लेवल है वो सबसे पीक लेवल पे होता है। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब वो प्लांट जिनके जो फ्लावर बियर करते हैं। अब फ्लावर होते क्या, मैंने आपको पढ़ाया ये सेक्स हार्मोन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि फ्लावर क्या थे, सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब एक बात बताओ कि यही चीज पूछा गया था कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या निशानी है एंजियोस्पर्म में कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो क्या है, वो फ्लावरिंग बियर करने लग जाते हैं, उसके ऊपर फूल आने लग जाते हैं जब पेड़ों के ऊपर, तो हम बोलते हैं कि भाई ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है, क्योंकि फूल क्या है, सेक्स हार्मोन है, और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, सेक्स हार्मोन और ऑर्गन होगा तभी तो हार्मोन का काम हो वहां पे। ठीक है, तो जब कब एक्टिव होंगे, जब सेक्स हार्मोन सेक्स ऑर्गन एक्टिव होंगे तभी तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो चुका है। और सेक्स हार्मोन यानी ऑर्गन एक्टिव होने का मतलब उनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब प्लांट के अंदर फ्लावरिंग आने लग जाए तब हम उसे बोलेंगे कि ये वेजिटेटिव फेज में एंटर कर चुका है, क्योंकि जो फ्लावरिंग है वो फ्लावर होते क्या, फ्लावर सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो वही चीज लग रही है, देयर इज पीक लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन, रिप्रोडक्टिव फेज में कहता है सेक्स हार्मोन पीक लेवल पे होता है, और एंजियोस्पर्म में when there is flowering, जब फ्लावरिंग होती है तो हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है।
सीनेसेंट फेज मैंने आपको बता दिया, बुढ़ापा, ओल्ड एज। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको पता होगा कि फीमेल क्या ओवम रिलीज नहीं कर पाती है 50 साल के बाद, क्योंकि वो ओल्ड एज में जाने लग जाती है। और जो मेल होते हैं उनके जो स्पर्म होते हैं वो स्टेराइल होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो यही चीज लग रखी है, क्या लिखा है, स्टेज इन विच मेटाबॉलिज्म गोइंग टू स्लो डाउन, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ एंड सेक्स हार्मोन, वहां पे ग्रोथ और सेक्स हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाता है। यही चीज बताई थी, यही चीज लिख रखी है। आगे बढ़ते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, जब जाइगोट का एम्ब्रियो बनना ही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम से समझ में आ रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब बनना, यानी एम्ब्रियो का बनना। जाइगोट से ही तो बनेगा एम्ब्रियो, हमने पढ़ रखा है। जाइगोट कैसे बनाएगा एम्ब्रियो को, वो डिवीजन की प्रोसेस में जाएगा, लेकिन डिवीजन की प्रोसेस में तो जाएगा, लेकिन अभी वो सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में स्टार्टिंग में नहीं जाता। इसलिए एम्ब्रियो की हर एक सेल जब वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में नहीं गई होती, यानी स्पेशलाइज्ड फॉर्म में नहीं गई होती, तो हम क्या बोलते हैं कि एम्ब्रियो की जितनी भी एक एक सेल क्या होती है अपने आप में एक जाइगोट है, क्योंकि अभी डिफरेंशिएटेड सेल में नहीं गई है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। सर ये डिफरेंशिएटेड सेल्स और अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है वो सेल्स जिसके पास अभी फिक्स नहीं है कि तुम्हें ये काम करना है, और डिफरेंशिएटेड या स्पेशलाइज्ड सेल्स वो सेल्स होती है तुम्हें एक ही काम करना है। जैसे लीवर की सेल्स लीवर का ही काम करेगी, हार्ट की सेल हार्ट का ही काम करेगी। मैं बोलूं हार्ट की सेल आज से तुझे ब्लड पंप नहीं करना, आज से तुझे फेफड़े का काम करना, तो वो नहीं करेगी, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड सेल, वहीं पे अनस्पेशलाइज्ड सेल कुछ भी कर लेगी। और जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है उन्हें मैंने आपको पढ़ा रखा है कि उन्हें क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स बोला जाता है। ठीक है, इसलिए एक बहुत फेमस कोट है कि एम्ब्रियोजेनेसिस में एक एक एम्ब्रियो का जो सेल होता है अपने आप में एक जाइगोट होता है। ठीक है भाई, अब होता क्या, मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट होना जाइगोट से एम्ब्रियो का क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद इसमें होता क्या है, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, जाइगोट सेल डिवीजन के जाता है अंदर, और फिर सेल डिफरेंशिएशन के अंदर जाता है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो में क्या होता है, पहले वो क्या करता है, सेल डिवीजन और फिर सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल डिवाइड होगी, जब डेवलपिंग हो रहा हो, जब डेवलप होगा एम्ब्रियो तो कैसे डेवलप होगा, क्या उसके पास और एक्स्ट्रा सेल अपने आप आ जाएगी, नहीं आएंगी, कैसे आएंगी, वो क्या करेगा, जो उसके पास एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो उनके पास पहले से सेल्स पड़ी है उनमें डिवीजन हो जाएगा। सर डिवीजन हो जाएगा तो इतना ही रहेगा ना, वो बढ़ कैसे जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, न्यूट्रिशन से सेल क्या होगा, अपना साइटोप्लाज्म हर एक सेल बढ़ा लेगा, और जब सारे बढ़ाएंगे तो डबल हो जाएंगे, ऐसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। तो सेल डिवीजन किस लिए होता है, माइटोसिस होता है, उससे क्या होता है, सेल डिवाइड होके ज्यादा नंबर बढ़ा लेते हैं। और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज लिख रखी है, सेल डिवीजन में क्या होता है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो में क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होती है। और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इट हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, मॉडिफिकेशन मतलब वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाए, वही मतलब लिख रखा है, टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन, टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, ताकि एक ऑर्गेनिज्म आ जाए। ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है। मैं बोलूं ब्रेन की सेल्स को आज से तुम्हें हार्ट का काम करना है, हार्ट की सेल का, तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हो चुकी है। उसके बाद डेवलपमेंट इन विच, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब डेवलपमेंट हो किस में रहा है, क्या वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। अगर अंदर हो रहा है तो उसे विविपेरस, अगर बाहर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ओवोपेरस, ओवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस में क्या होता है, अंडे दिए जाते हैं, और विविपेरस में सीधा बेबी आते हैं। तो एक बात बताओ, विविपेरस में बेबी अंदर है, यानी पेरेंटल केयर मिलेगी उसे, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही चीज लिख रखा है, विविपेरस में क्या था, हैज पेरेंटल केयर, तो इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल के चांसेस अधिक होते हैं। उसके बाद
ओवीपेरस में क्या होता है, जाइगोट के पाद को ओवीपेरस क्या होता है, जिसके अंदर अंडे देते हैं। तो अंडे के ऊपर एक कैलकेरियस लेयर होती है, आपने जो व्हाइट व्हाइट से देखते हैं ना अंडे का सबसे ऊपरी भाग, उसे कहते हैं कैलकेरियस लेयर। वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी होती है। कैलकेरियस लेयर होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे कैलकेरियस लेयर बोलते हैं। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी होती है। किस लिए बनी होती है, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, किससे, एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहरी फैक्टर है। मान लो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो अंदर के जो वो है वो चेंज ना हो जाए, उनको ज्यादा असर ना हो, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लेयर। ये नहीं कि प्रेडेटर, प्रेडेटर का मतलब है खाने वाले आगे, तो उसे तो खा ही जाएंगे, तो उनसे नहीं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं, कैलकेरियस लेयर एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर से उन्हें बचाती है। ठीक है, उसके बाद एक अभी रिसर्च फाउंड हुई है, रिसर्चर ने रिसर्च किया, क्योंकि रिसर्चर का ही तो काम होता है रिसर्च करना। उन्होंने बहुत अच्छा, मैंने आपको सोशल ऑर्डर इन हनी बी के बारे में बताया था, जहां पे फेरामोन्स की बहुत सारे कार्य बताए थे। एक और फंक्शन है, एक और काम करता है फेरामोन, क्या करता है, क्वीन भी क्या करती है, जब तक कॉलोनी में प्रेजेंट होती है, जब तक मैंने आपको क्या बताया था, वर्कर बीज कैसी होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब वो बेबी देने के काबिल नहीं होते, अनेबल टू रिप्रोड्यूस होती है। क्यों होती है, इसका कारण रिसर्च में ये पता लग रहा है कि क्वीन बी ऐसे फेरामोन्स रिलीज करती है जिससे वर्कर बीज क्या होती है, वो बेबी के स्टेराइल बनी रहती है, क्योंकि उनके अंदर एक जीन होता है जो एक्टिव हो जाता है। उस जीन का नाम होता है एनआरची जीन। ठीक है, क्या बोला, क्वीन बी प्रोड्यूस फेरामोन विच एक्टिवेट एनआरची जीन इन द वर्कर बीज, ये चीज बताई। तो वर्कर बीज अब क्या रहते हैं, स्टेराइल। अब एक बात बताओ, क्या कंडीशन है कि वर्कर बीज स्टेराइल से फर्टाइल बन जाए, यानी बेबी को रिप्रोड्यूस करने लायक, जब क्वीन मर जाए। तो वही चीजें लिख रखी है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ क्वीन देयर इन द कॉलोनी वर्कर बीज विल बी रिमेन स्टेराइल। स्टेराइल रहेंगी कौन, वर्कर बीज। ठीक है, और कब वो फर्टाइल हो जाएंगी, ओनली द टाइम व्हेन वर्कर बीज एबल टू प्रोड्यूस एग्स। कब दिन लग जाएंगे एग, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन, जब क्वीन मर जाएंगी तो वो डेथ होने देने के, यानी डेथ होने के बाद वो बेबी देने या एग देने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस में, एम्ब्रियोजेनेसिस प्लांट में कैसे होता है, इसमें जो ओवरी है वो कहाँ चली जाती है, ओव्यूल है वो कहाँ चला जाता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सिंपल से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैं आपको डीपली समझाऊंगा अच्छे से, अभी समझ लो थोड़ी बहुत कंसेप्ट। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर यानी एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ओव्यूल होता है सीड में डेवलप हो जाता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है, कैसे डेवलप हो जाता है एक बार देख लो। देखो जैसे टमाटर, ये चल नहीं रहा, एक मिनट आपको बताता हूं मैं, कि जैसे मान लो ये टमाटर है, तो टमाटर एक्चुअली है क्या, आपने देखा होगा कि ऐसे लगा रहता है, ऐसा ही तो दिखता है टमाटर। तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले तो यहाँ पे फ्लावर भी हुए होंगे, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि सेपल क्या होता है, सेपल पेटल स्टेमन, ये और वो जो मेल पार्ट जा रहा था स्टेमन, और ये पत्ते वत्ते सारे झड़ जाते हैं। ठीक है, ये सारे झड़ गए। ठीक है भाई, अब बोलोगे सर ये नहीं झड़ता क्या, अरे इसी से तो टमाटर तोड़ लिया जाता है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला, ये तीनों तो झड़ गए, लेकिन पिस्टिल, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट रिमेन अटैच, फीमेल पार्ट रहती है, ये भी तो पिस्टिल का ही पार्ट है। ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीन चीज थी। तो ये स्टाइल और स्टिग्मा, स्टिग्मा ऊपर से फूल से बने रहते हैं, वो क्या होती है स्टिग्मा, ये क्या होती है स्टाइल, जो नीचे तक आ रही होती है, और ये अंदर क्या होता है ओवरी। अब ओवरी क्या होता है, ये फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाता है, या फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर डेवलप हो गया, which has three protective layer called pericarp। आप आम खाओगे, कुछ भी फल खाओगे या फिर टमाटर ही खाओगे, तो आप ऊपर जरूर एक छिलका सा लेयर देखोगे, उस लेयर को कहते हैं पेरिकार्प। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और मैक्सिमम केसेस में ये थिक होती है, टमाटर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं थिक नहीं, मैक्सिमम केसेस में जो अंदर की लेयर्स होती है उनसे तो मोटी ही होगी, ताकि प्रोटेक्शन कर पाए। अच्छा, तो ये इसी लेयर को क्या बोलते हैं, ऊपर की लेयर को पेरिकार्प बोलते हैं। ओवरी थी फ्रूट में डेवलप हो गई पूरी, ओव्यूल जो था उसके अंदर जो सीड आप देखते हो ना, सीड के अंदर डेवलप हो गया, और जो एम्ब्रियो बच गया वो जाइगोट बच गया, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। अब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, मतलब उसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन,
सेल डिवीजन की प्रोसेस होगा। डिवीजन होगा मतलब टूटेगा। एक सेल जब इतनी होगी तो इतनी हो जाएगी, वो तो टूटने के बाद एक सेल, तो उसे ग्रो दोबारा करना, ग्रो करना मतलब उसे न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिशन की जरूरत है। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? सीड। सीड के अंदर क्या होते हैं? एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म के बारे में, एंडोस्पर्म कुछ नहीं, जनरली न्यूट्रिशन है जो कि एम्ब्रियो, जाइगोट का एम्ब्रियो बनाने में मदद करेगा। एंडोस्पर्म के बारे में एक चीज जानो कि इसकी पोलॉइडी क्या होती है, यानी 2n है, n है, 3n है, 5n है, क्या है? तो ये जिम्नोस्पर्म के अंदर एक n होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर एक n हो सकता है, लेकिन आप जब पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दो न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ा दूंगा। आप इतना जानो कि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके अंदर जो प्लॉइडी बन के आएगी वो 3n होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो आई होप आपको समझ में होगा एम्ब्रियोजेनेसिस फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। उसके बाद एक टॉपिक बचता है कौन सा? आर्टिफिशियल। मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो पढ़ाया था, लेकिन वो नेचुरल बेसिस पे था। अब आर्टिफिशियल बेस पे पढ़ो कि आर्टिफिशियली कैसे होते हैं। सबसे पहला आता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? मैं अगर बोलूं आप, ग्राफ्टिंग को अगर ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए, इन केस ऑफ ह्यूमन बोला जाए, तो हम उसे ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो वहां पे क्या होता है, एक हेल्थी पर्सन से ऑर्गन लिया जाता है और जो रेसिपिएंट है या रिसीवर है उसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है ऑर्गन को, उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वैसी ग्राफ्टिंग के अंदर भी ऐसा ही होगा। क्या होगा कि मान लो कई लोग होते हैं जिन्हें शौकीन होते हैं कि भाई वो लोग ना अलग अलग टाइप के फ्लावर लगाएंगे। तो फ्लावर बनते कैसे पता है? पहले क्या होता है कि मान लो एक फ्लावर, एक पौधा है जिनके ऊपर लगे हुए हैं, मान लो बहुत सारे फ्लावर लगे हैं ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के, प्रॉपर ग्रीन कलर के, फ्लावर भी ग्रीन कलर के। बोले सर मेरे को लाल कलर का फ्लावर इसके ऊपर चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि कुछ तो फ्लावर को रहने देंगे और कुछ को काट देंगे, और काटेंगे तो ऐसे काटेंगे जो स्टेम वो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग प्लांट हो नीचे वाला। तभी तो जब दूसरा लगाएंगे तो सह पाएगा उसको, नहीं तो टूट के गिर जाएगा। तो दूसरा ला के लगाएंगे और दूसरा कैसे होगा? रेड कलर का। और उसे ग्राफ्टिंग वैक्स, वैक्स का मतलब तो कुछ ऐसी चीजें जो उसे, जैसे पौधे को किस चीज की, नाइट्रोजन और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जो खाद पूरा करता है, कंपोस्ट पूरा करता है, तो उसी को वैक्स बोलते हैं। ग्राफ्टिंग हो रही है तो इसका नाम देते थे ग्राफ्टिंग वैक्स। तो उसे ऐसे पकड़ के बांध दिया जाता है ग्राफ्टिंग वैक्स से, और वो पौधा भी जर्मिनेट हो जाता है और वो भी, तो अब लाल कलर भी दिखेंगे। अब ऐसे और भी फ्लावर लगाना, और भी कट करके लगा दो। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है? इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के केस में हम ट्रांसप्लांटेशन बोल देते हैं। ग्राफ्टिंग होता क्या है? द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट। किसी स्टेम के प्लांट को कट किया गया, ठीक है। इस कटेड प्लांट को, जिस प्लांट के स्टेम को कट किया गया उसका नाम होता है सियोन। क्या नाम होता है? सियोन, ठीक है। आप स्पेलिंग देख लो अच्छे से। ये जो ऊपर वाले पट को क्या कहते हैं? स्टोन। और जिसका काट के लगाया जाएगा उसका नाम होगा स्टॉक। ये जो इतना सा बच गया ना, इसे स्टॉक बोलेंगे। स्टॉक स्ट्रॉन्ग होगा। तो द स्टेम ऑफ प्लांट इज कट। पहले स्टेम, प्लांट के स्टेम को कट किया जाएगा, उसके बाद देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट। किसी स्ट्रॉन्ग प्लांट पे क्या होगा? उसे फिट किया जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग प्लांट को हमने स्टॉक कह दिया, एंड कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया? ग्राफ्टिंग वैक्स। ये जो रेड कलर का दिखाया था ये क्या है? ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर दिया। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ऑर्नामेंटल फ्लावर प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब तो वो प्लांट्स जो सजावट के काम आए। उसके अलावा मैंगो एक्सेट्रा। अब एक बात जान लो, ग्राफ्टिंग की प्रोसेस डाइकोट में ही, डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर हो सकती है। अब क्यों सर उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर होता है कैम्बियम। अब अगर कोई दूसरा प्लांट लगाओगे तो उसको भी सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, यानी उन्हें भी चौड़ा होना है। लंबाई तो प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम होना चाहिए। और ये किसके अंदर होता है? इसी को कहते हैं कैम्बियम। और ये होता है डाइकोट। डाइकोट प्लांट के अंदर होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसलिए ये ग्राफ्टिंग किसके अंदर हो पाएगी? डाइकोट प्लांट के अंदर। इट अकर्स ओनली इन डाइकोट प्लांट। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है ये। और डाइकोट प्लांट क्या करता है? कैम्बियम को कंटेन करता है, मैंने आपको बता दिया। और कैम्बियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है चौड़ाई में बड़ा होना, ठीक है।
उसके बाद लेयरिंग पढ़ते हैं। लेयरिंग देखो बेसिकली 3 टाइप की पढ़ाई जाती है, एक ही टाइप की पढ़ा दी जाती है, लेकिन 3 टाइप की बताता हूँ। एक होती है सिंपल लेयरिंग, एक होती है मोल्ड या स्टूल लेयरिंग, एक होती है एयर लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग सीखो पहले, उसके बाद और देखना। इसमें क्या होता है, डाली को इतना, किसी स्टेम के पार्ट को इतना झुका दिया जाता है कि वो मट्टी तक टच हो जाए, और कुछ दिन में वो अपने रूट उसे फिर टच होती काट देते हैं, फिर वो अपने रूट में यानी अपने रूट निकाल लेंगे और नया प्लांट बन के तैयार हो जाए। उसी को लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, लेयरिंग मतलब मट्टी चढ़ा दी तुमने, लेयर चढ़ा दी उसके ऊपर। सिंपल में देखो क्या था, एक प्लांट था, प्लांट से डाली को इतना झुका के मट्टी तक लाए और उसे सॉइल से अटैच करके डिटैच कर दिया और ये अपने आप में एक प्लांट उगा ले गया। इसे बोलेंगे सिंपल लेयरिंग। मोल्ड या स्टूल्ड लेयरिंग क्या होती है? स्टूल का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना। स्टूल का काम क्या होता है, थोड़ा इजी प्रोवाइड करता है। बोलते हैं जैसे कहीं हाथ फैलाना है तो वहां तक पहुंच नहीं पाता तो हम क्या बोलते हैं कि स्टूल लाओ। तो वही चीज लिखी हुई है, क्या होगा स्टूल में कि मान लो सर हमें, मान लो इतना ऊंचा प्लांट है कि हम इसे डाली को झुका के नीचे नहीं ला पा रहे, तो हम मट्टी को इतना ऊपर तक चढ़ा दिए। ठीक है भाई, कि अब क्या होगा कि इतने ऊपर तक चढ़ा दिया, अब ये प्लांट अपने आप में ग्रो कर जाएगा, इसमें भी अपनी रूट निकल जाएगी, इसमें भी अपनी रूट निकल जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे, मोल्ड या स्टूल्ड लेयरिंग। उसके बाद आता है एयर लेयरिंग। अब सर ये दोनों कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां क्या करेंगे भाई, एयर में ही कर देंगे, ऊपर एरियल पार्ट में ही कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, प्लांट है ये अलग टाइप है, इसे लाके ग्राफ्टिंग बैग्स की तरह, इसका नाम क्या देंगे, लेयरिंग बैग्स। यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, सेपरेट प्लांट को अटैच कर देंगे और ये नया क्या कर देंगे, कंपोस्ट से ढक देंगे। तो ये क्या करता है, अपने आप में एक नया पौधा उगा लेगा, अपनी जड़ें निकाल देगा। अब क्या करेंगे पता है, इसके पास जो बार्क है, जो छाल है, उसे रिमूव कर देंगे। अब बार्क को क्यों रिमूव किया जाएगा, क्योंकि बार्क क्या है, फ्लोएम या जाइलम है, तो उसको रोक देंगे और यहाँ पे कंपोस्ट लगा देंगे। तो क्या होगा, वो अपनी जड़ें खुद ही डेवलप कर लेगा और एक नया प्लांट आके तैयार हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, जब प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा यानी अपनी जड़ें बड़े निकाल लेगा, तो उसे उखाड़ के दूसरी जगह ग्रो करवा देंगे। इन्वेंचुअली न्यू प्लांट इज कट, जब नया प्लांट जो होता है उसे कट कर दिया जाता है और प्लांटेड सेपरेटली, और दूसरी जगह सेपरेट तरीके से उगा दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, लेमन, रोज, जैस्मीन। उसके बाद हम पढ़ते कटिंग, नाम से समझ में आ रहा है, कटिंग वाली कुछ प्रोसेस होगी। अ प्लांट, अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट, किसी प्लांट के प्लांट को कट किया जाएगा और दूसरी जगह ग्रो कर लिया जाएगा। समझो बात को, पहले बातों को समझो, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा दूंगा। एक प्लांट लग रहा है, उसके एक पार्ट को काट लिया और उसे ग्रो कर दिया, उसने अपना ही क्या कर लिया, जड़े वड़े बना लिया, उसके अंदर खाद वाद दे दी ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो अब जो रूट आएगी उसे हम एडवेंटियस रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवेंटियस रूट कहेंगे, यानी वो रूट जो उत्साही नई नई रूट निकली है। इसे ट्रू रूट का दर्जा इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि देखो इसका पेरेंट प्लांट क्या है, इसका पेरेंट प्लांट से इसे काटा गया, इसके पेरेंट प्लांट के पास तो ये वाली रूट थी, ये ट्रू रूट है। इसे ट्रू रूट इसलिए बोला गया है क्योंकि कम आउट फ्रॉम रेडिकल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक रेडिकल होता है, वहां से ये जड़ें आती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सीडी अंदर आपने पढ़ा होगा, प्लेम्यूल और रेडिकल। तो रेडिकल से ये जड़ें आती है, इसलिए इसे ट्रू जड़ बोला जाता है, यानी ट्रू रूट बोला जाता है। और इसे एडवेंशियस रूट, यहाँ पे क्या होगा, एक प्लांट के पार्ट को कट किया जाएगा, पहले कट करके उसे सेपरेटली ग्रो कर दिया जाएगा। ये जो कटेड पार्ट है इसी को यहाँ पे ग्रो कर दिया। ठीक है, कट बाय ब्लेड, ब्लेड से काटो, किसी भी चीज से काटो, ब्लेड से इसलिए क्योंकि शार्पली कटेगा। ठीक है, उसके बाद सैंड या कंपोस्ट डाल के इसे ग्रो करवा दो, तो इसी को क्या होता है, कटिंग। ठीक है, तो कटिंग में होगा, अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट, स्टेम के पार्ट को कट किया जाएगा, एंड द कट एंड कैसा होना चाहिए, नोड वाला होना चाहिए, आपको पहले पढ़ा रखा है। तो कट एंड कैसा होना चाहिए, नोड वाला। अच्छा, ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल, जब मॉइस्ट सॉइल में डाला जाएगा तो नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, मैंगो, गुआवा, लीची, लेमन, रोज, दलिया और शुगर केन। दलिया में रूट कटिंग होती है, दलिया और शुगर केन। शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेचरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जाइगोटिक मियोसिस, माइटोसिस, ये है, ये आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने मॉक टेस्ट हमारे वो सब भी आई होप कवर हो चुके हैं, आपको समझ में आ गई होगी क्लास का। नमस्कार, आपकी क्लास समझ में आ जाए बस।